Welcome to HCF classes. Online classes for geology, environment science, computer science, general knowledge, English, and test rich. Thus, topic wise charful. Test rich. Fees, environment science, geology, computer science. You can contact 395 495 and website www.hcfclasses.com. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। देखिए, इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें कम से कम कितने तत्वों की आवश्यकता होती है, कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है। छोटे से छोटा वाक्य बनाने के लिए कम से कम हमें कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है, चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब। इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस, छोटे से छोटा वाक्य भी बिना इन दोनों के नहीं बन सकता। आप कोई भी वाक्य बनाइएगा, कम से कम उसके अंदर कर्ता और क्रिया तो होंगे ही होंगे। बिना सब्जेक्ट, बिना वर्ब का इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस बन ही नहीं सकता। मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कम से कम आवश्यकता है कि वाक्य के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब तो होने ही चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कम से कम दो तत्व आपके वाक्य में इस्तेमाल होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं ये भी तय है। सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा हम अतिरिक्त इसके अंदर क्या लगा सकते हैं? ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, और एडवर्ब भी हो सकता है। यानी कि एक वाक्य के अंदर कम से कम ये दो एलिमेंट्स, दो तत्व होते हैं। और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा ये 5 एलिमेंट्स आ सकते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा 5 एलिमेंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हो कोई भी वाक्य बनाने के लिए। ठीक, अब ये चीजें आपको सेंटेंस के अंदर से निकालनी आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वाक्य के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और एडवर्ब क्या होता है। जब तक आप इन चीजों को नहीं निकाल सकते, जब तक आपको ये पता नहीं होगा एलिमेंट्स के बारे में, तब तक आप ग्रामर नहीं सीख सकते। ये बेसिक चीजें हैं जो किसी भी टॉपिक की शुरुआत के लिए आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस आप बनाओगे तो बिना कर्ता, बिना क्रिया के तो बन नहीं सकता। और ज्यादा से ज्यादा 5 एलिमेंट्स होते हैं। ये सारे पांचों तत्व मिलकर ही तो एक वाक्य बनाते हैं कि नहीं। हम लोग कोई भी टॉपिक शुरुआत करते हैं, हम लोग मान लो नाउन से शुरुआत करते हैं। जब हम नाउन से शुरुआत करते हैं टॉपिक्स को पढ़ना, जैसे कि मैं एक वाक्य अगर बोलूं कि मोहन इज माई फ्रेंड, मोहन मेरा दोस्त है, तो इस वाक्य के अंदर नाउन मोहन जो है नाउन है, और ये नाउन जो है वाक्य के अंदर सब्जेक्ट का तो काम कर रहा है कि नहीं। मोहन इज माई फ्रेंड, मोहन यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया कि नहीं। आप प्रोनाउन पढ़ते हो, शी इज माई फ्रेंड, अब शी आपका प्रोनाउन है, वो भी तो वाक्य के अंदर शी सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि नहीं। तो यानी कि हर टॉपिक जो है, चाहे आप नाउन पढ़ो, प्रोनाउन पढ़ो, एडजेक्टिव पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, हर टॉपिक जो है इन्हीं का रूप लेकर ही तो वाक्य में आएगा कि नहीं आएगा। बिना इनके आप वाक्य बना सकते हो क्या? तो वो टॉपिक्स भी जो हैं इन्हीं के अंतर्गत आपके आएंगे। तो आपको सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है, बेसिक चीजें, कि वाक्य के अंदर ये चीजें क्या होती हैं। जब तक आप ये चीजें नहीं निकाल सकते, तब तक आप ग्रामर की शुरुआत नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं एक एक चीज के बारे में, एक एक एलिमेंट्स का डिटेल से हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। वाक्य के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है, किसको आप सब्जेक्ट कहोगे? वाक्य के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है, किसको आप सब्जेक्ट कहोगे? हिंदी में हम बोल देते हैं कर्ता, काम को करने वाला कर्ता, यानी जिस व्यक्ति ने काम को अंजाम दिया है वो हमारा क्या है? कर्ता। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं डू यानी काम करना, और डूअर काम करने वाला, यानी कि जिस व्यक्ति ने काम किया है वो हमारा क्या होता है? कर्ता। जैसे एक सेंटेंस अगर मैं लिखूं, द हॉर्स किक्ड द बॉय, द हॉर्स किक्ड द बॉय, घोड़े ने लड़के को लात मारी। एक छोटा सा सेंटेंस है। इस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट क्या है? द हॉर्स। क्यों? क्योंकि ये काम को कर रहा है कि नहीं। द हॉर्स किक्ड द बॉय, घोड़े ने लड़के को लात मारी। यहां काम करने वाला कौन? द हॉर्स। द हॉर्स ने काम किया कि नहीं, तो कर्ता हो गया कि नहीं। आप इंग्लिश में क्या कह देते हैं इसको? सब्जेक्ट। यानी काम को करने वाला, जिसने काम किया है वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट। ठीक है, एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दिस बोर्ड
इज व्हाइट। ये जो बोर्ड है वो व्हाइट है, सफेद कलर का है। यहां सब्जेक्ट क्या है? दिस बोर्ड। अभी हमने कहा था कि काम को करने वाला हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में द हॉर्स किक्ड द बॉय, घोड़े ने लड़के को लात मारी, तो यहां काम कौन कर रहा था? हॉर्स, इसलिए हमने क्या बोला? सब्जेक्ट। लेकिन यहां अगर आप दिस बोर्ड को सब्जेक्ट बनाओ तो दिस बोर्ड इस वक्त जो है वो कोई काम कर रहा है क्या? काम को करने वाला करता। लेकिन यहां दिस बोर्ड इज व्हाइट, ये बोर्ड जो है वो व्हाइट है। यहां दिस बोर्ड कोई काम कर रहा है क्या? सफेद होना कोई काम है क्या उसका? नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं कि नहीं? है तो हमारा क्या? सब्जेक्ट। यानी काम नहीं कर रहा लेकिन फिर भी सब्जेक्ट है कि नहीं है? जरूरी नहीं है कि हर वाक्य के अंदर आपका काम हो ही हो, जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट आपका काम करे। कई ऐसे वाक्य भी होते हैं जहां कोई काम नहीं होता है लेकिन फिर भी वाक्य तो बनता है, और वाक्य बनने के लिए कर्ता क्रिया की आवश्यकता तो आपको होगी ही। देखिए, या तो सीधा सीधा काम को करने वाला हमारा क्या होता है? कर्ता होता है। अगर वाक्य में काम होता है तो काम को करने वाला, उसको हम क्या बोल देते हैं? सब्जेक्ट। और अगर काम नहीं होता है तो फिर आपका सब्जेक्ट क्या बनेगा? टॉकिंग अबाउट, यानी जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो फिर हमारा क्या हो जाता है? सब्जेक्ट का रूप ले लेता है। जैसे दिस बोर्ड इज व्हाइट, ये बोर्ड जो है व्हाइट है। अब मैं यहां बात किसकी कर रहा हूं? दिस बोर्ड, इस बोर्ड की। तो उस आधार पे ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक, या तो काम को करने वाला करता, या फिर अगर काम नहीं होता है तो जिसके बारे में बात करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है? सब्जेक्ट का स्थान ले लेता है, वो हमारा सब्जेक्ट है। जैसे मैं कहूं मोहन इज माई फ्रेंड, अब इस वाक्य में मैं बात किसकी कर रहा हूं? मोहन की। मोहन इस वक्त कोई काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूं? मोहन की ही कर रहा हूं। इस आधार पे हमारा मोहन क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि माई शर्ट इज व्हाइट, मेरी शर्ट जो है वो व्हाइट है, इस वाक्य में कोई काम हो रहा है क्या? काम तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मैं बात किसकी कर रहा हूं यहां पे? शर्ट की या मेरी शर्ट की? इस बात पे गौर कीजिएगा, जिसके बारे में मैं बात करता हूं वो सब्जेक्ट होगा। वो चाहे एक शब्द के रूप में हो या शब्दों के समूह के रूप में भी हो सकता है। माई शर्ट इज व्हाइट, मेरी शर्ट जो है वो व्हाइट है। अगर मैं इस सेंटेंस को लिखूं, माई शर्ट इज व्हाइट, ठीक। अब मैं यहां बात शर्ट की कर रहा हूं क्या, या मेरी शर्ट की बात हो रही है? जी हां, यहां बात शर्ट की ना होकर के मेरी शर्ट की बात हो रही है। शर्ट तो दुनिया में बहुत सारी हैं, लेकिन इस वक्त मैं बात किसकी कर रहा हूं? माई शर्ट, मेरी शर्ट जो है वो व्हाइट है। तो इस वक्त ये माई शर्ट, ये दोनों शब्दों का समूह मिलकर के क्या बनेगा? सब्जेक्ट का रूप लेगा। जरूरी नहीं है कि केवल और केवल एक शब्द ही आपका सब्जेक्ट बने, शब्दों का समूह भी आपके लिए क्या हो सकता है? सब्जेक्ट हो सकता है। आपको तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है, या तो काम को करने वाला कर्ता, या फिर जिसके बारे में बात की जा रही है वो पूरा का पूरा आपके लिए क्या होगा? सब्जेक्ट ही कहलाएगा। चाहे वो एक शब्द के रूप में हो या फिर शब्दों के समूह के रूप में भी हो सकता है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एक और सेंटेंस यहां आपके सामने है, माई न्यू ब्लू कार इज वेरी चीप, मेरी नई नीली कार जो है बहुत ही चीप है, बहुत ही सस्ती है। यहां काम तो नहीं हो रहा, तो अब हम सब्जेक्ट कैसे निकालेंगे? टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं उस आधार पे अब सब्जेक्ट निकलेगा। तो यहां सब्जेक्ट क्या है? माई न्यू ब्लू कार इज वेरी चीप, मेरी नई नीली वाली कार जो है बहुत ही चीप है, सस्ती है। तो अब यहां मैं बात किसकी कर रहा हूं? कार की, ब्लू कार की, नई ब्लू कार की, या मेरी वाली नई ब्लू कार की? जी हाँ, यहां बात मैं किसकी कर रहा हूं? माई न्यू ब्लू कार, मेरी नई नीली वाली कार जो है। तो ये पूरा का शब्द, पूरा का पूरा, यानी कि मैं बात किसकी कर रहा हूं? माई न्यू ब्लू कार, यानी कि ये पूरा शब्दों का समूह ही हमारे लिए क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक। तो यानी कि हमारा या तो काम को करने वाला करता है, या फिर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो हमारा क्या बनता है? सब्जेक्ट बन जाता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक शब्द ही सब्जेक्ट का काम करे, शब्दों का समूह भी सब्जेक्ट हो सकता है।
ठीक, सब्जेक्ट एक शब्द के रूप में भी हो सकता है और शब्दों के समूह के रूप में भी हो सकता है। आपको तो सिर्फ ये ध्यान रखना है, या तो डूअर काम को करने वाला करता, या फिर टॉकिंग अबाउट जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला हम बात करते हैं वर्ब की। नेक्स्ट हमारा आता है वर्ब। वर्ब का मतलब क्रिया, और क्रिया का मतलब हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्शन। क्रिया का मतलब काम और काम का मतलब एक्शन। ऐसा शब्द जो किसी एक्शन का बोध कराता है, जो किसी वर्ब को शो करे यानी क्रिया का बोध कराए, एक्शन को शो करे, वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। ऐसा शब्द जो वाक्य में किसी एक्शन का बोध करा रहा है, एक्शन मतलब काम, काम का मतलब क्रिया, किसी क्रिया के होने का बोध कराए, काम हो जो एक्शन हो, वो शब्द हमारे लिए क्या बनता है, वर्ब कहलाता है। जैसे इस सेंटेंस की अगर बात करें, द हॉर्स किक्ड द बॉय, घोड़े ने लड़के को लात मारी। अब यहाँ काम करने वाला कौन था, द हॉर्स, तो ये तो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब इसने काम क्या किया, एक्शन क्या लिया, किक मारने का, तो किक्ड हमारे लिए क्या हो गया, वर्ब। तो किक हमारा यहाँ पर क्या है, वर्ब, क्योंकि एक्शन है कि नहीं है, काम किसने किया, हॉर्स, सब्जेक्ट, और उसने एक्शन क्या लिया, किक मारने का, तो ये किक हमारा क्या हो गया, वर्ब, यानी कि एक्शन। एक्शन का जो बोध कराए वो शब्द हमारे लिए क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। कुछ और सेंटेंस देखते हैं। शीला इज ए डॉक्टर, शीला एक डॉक्टर है। यहां शीला इज ए डॉक्टर, शीला एक डॉक्टर है, यहां सब्जेक्ट क्या है, शीला। यहां शीला कोई काम तो नहीं कर रही, लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूं, शीला की, तो उस आधार पे हमारा ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक, वर्ब यहां पर क्या है, इज। ठीक है, इज वर्ब मैं मान लेता हूं, लेकिन किस आधार पे, अभी हमने पढ़ा कि एक्शन को जो शो करेगा वो शब्द हमारे लिए क्या कहलाएगा, वर्ब। इज जो है कोई एक्शन को शो कर रहा है क्या, इज इस वक्त हमारे लिए एक्शन है क्या, नहीं है। ऊपर तो किक हमारे लिए क्या था, एक्शन था, इसलिए हमने क्या बोल दिया उसको, वर्ब। लेकिन इज इस वक्त कोई काम का होना बता रहा है क्या, शीला इज ए डॉक्टर, शीला एक डॉक्टर है, तो ये इज है, डॉक्टर है, तो ये कोई काम है क्या, नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसको क्या बोलते हैं, वर्ब। कैसे, देखिए, वर्ब जो है वो एक्चुअली सिर्फ एक्शन को शो नहीं करता। वर्ब जो है वो 3 तरह की बातें आपको बताएगा। पहली चीज हमने बात की एक्शन, या तो वो एक्शन को शो करेगा, एक्शन अगर नहीं है तो वो स्टेट को भी शो कर सकता है। स्टेट मतलब स्थिति, ये किसी स्थिति का भी बोध करा सकता है। जैसे शीला इज ए डॉक्टर, शीला एक डॉक्टर है, तो इज जो है इस वक्त उसकी वर्तमान स्थिति का बोध करा रहा है कि नहीं। अगर मैं इस इज को वॉज कर दूं, शीला वॉज ए डॉक्टर, शीला एक डॉक्टर थी, तो अब वॉज इसकी पास्ट स्थिति थी कि नहीं। इज जो है इसकी वर्तमान स्थिति है कि वर्तमान में वो डॉक्टर है, तो ये स्थिति का बोध कराने की वजह से हम इसको क्या कह देते हैं, वर्ब कह देते हैं। ठीक, यानी वर्ब जो है या तो एक्शन का बोध कराएगा, एक्शन नहीं है तो फिर वो स्थिति का बोध कराता है, तो इसलिए स्थिति का बोध कराने की वजह से ये हमारा क्या है, वर्ब कहलाता है। अब ये वर्ब तो है, तो लेकिन अब मैं इसको हेल्पिंग वर्ब कहूं या मेन वर्ब कहूं, जी नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब हमारी नहीं है। इस वक्त इज जो है वो मेन वर्ब ही है, और ऊपर वाले सेंटेंस में किक भी हमारी क्या है, मेन वर्ब ही है। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब, ऐसी वर्ब जो दूसरी क्रिया की हेल्प करने के लिए आती है, वो वर्ब हमारी क्या कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। सहायक क्रिया यानी मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए जो आई है वो सहायक क्रिया है हेल्पिंग वर्ब। दूसरी मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए जो आई है वो हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इस वक्त तो इज अकेली है, ये इसके साथ कोई दूसरी क्रिया है क्या जिसकी हेल्प करेगी, तो ये किसी की हेल्प ही नहीं कर सकती, तो इस वक्त हेल्पिंग वर्ब है क्या, इसको मैं सहायक क्रिया कह सकता हूं क्या। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब तो तब बनती जब ये दूसरी वर्ब की हेल्प करती, लेकिन अब तो सिंगल एक ही वर्ब है, तो इस वक्त ये अपने आप में क्या है, मेन वर्ब ही है। अगर वाक्य में एक ही वर्ब मौजूद हो तो वो अपने आप में क्या होती है, मेन वर्ब ही कहलाती है, आप उसको हेल्पिंग वर्ब नहीं कह सकते। ऊपर किक्ड भी आपकी क्या है, मेन वर्ब ही है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि सर मेन वर्ब की तो 3 फॉर्म चलती हैं, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, जैसे किक्ड। अब इसकी फर्स्ट फॉर्म किक, किक्ड और किक्ड होती हैं, और फर्स्ट फॉर्म में किकिंग आईएनजी भी लगा सकता हूं कि नहीं। तो अगर ये मेन वर्ब है तो इसकी भी फिर तीनों फॉर्म इस तरह से चलनी चाहिए, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगना चाहिए,
जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है, इसके साथ भी हम ऐसा कर सकते हैं। इस वक्त इज जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। देखिए ये क्या है, ये बी का रूप है। बी जो है खुद वर्ब की क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म मानी जाती है, और इज एम आर इस बी के ही रूप होते हैं। इज एम आर इसी बी के ही रूप माने जाते हैं, इसी की फर्स्ट फॉर्म के रूप है। इसका सेकंड फॉर्म होता है वॉज वर। वॉज वर इसकी सेकंड फॉर्म मानी जाती है, और थर्ड फॉर्म इसकी होती है बीन। बीन जो है वो बी का थर्ड फॉर्म है। हम लोग हैज हैव के साथ बीन का प्रयोग करते हैं कि नहीं, क्योंकि हैज हैव क्या लेता है, थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के तौर पे उसको बीन दे देते हैं। और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है तो बी में ही हम लोग बीइंग बना देते हैं कि नहीं, तो वो हमारी क्या हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म। यानी कि इज एम आर वॉज वर ये जब अकेले इस्तेमाल होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, मेन वर्ब ही कहलाते हैं। ठीक, और जब मेन वर्ब बनेंगे तो इनका रूप इस तरह से चलता है, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर सेकंड फॉर्म, और बीन हमारी थर्ड फॉर्म। तो यानी कि इस वक्त इज हमारा क्या हो गया, वर्ब। यानी वर्ब जो है वो एक्शन को भी शो कर सकता है और स्टेट को भी शो कर सकता है। एक चीज और शो कर सकता है वर्ब, और वो है पोजेशन। वर्ब जो है वो पोजेशन को भी आपके लिए शो कर सकता है। एक चीज और वर्ब हमारी शो कर सकता है, और वो है हमारा पोजेशन, अधिकार। वर्ब जो है वो पोजेशन को भी शो कर सकता है। जैसे अगर मैं ये कहूं आई हैव ए बाइक, मेरे पास एक बाइक है। यहां पे आई तो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और हैव हमारी क्या है, वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहूं या मेन वर्ब, जी हाँ अकेली है तो ये इस वक्त क्या है, मेन वर्ब ही है। और ये हैव जो है इस वक्त एक अधिकार को शो कर रहा है कि नहीं, पोजीशन को शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि मेरे पास एक बाइक है, यानी कि मेरे पास एक बाइक है, यानी एक बाइक पर मेरा अधिकार है कि नहीं, वो बाइक मेरी है कि नहीं। तो हैव इस वक्त क्या शो कर रहा है, पोजीशन को शो कर रहा है, और अकेला है तो इसलिए क्या इस्तेमाल हो जाएगा, मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। हैव की भी हैव, हैड, हैड, इस तरह से फॉर्म चलती है कि नहीं, जब ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो कुल मिला के हमारे पास वर्ब के काम कितने हो गए, 3 काम वर्ब वाक्य के अंदर कर सकता है। या तो वो स्टेट स्थिति को शो करेगा, या एक्शन को शो करेगा, या फिर वो पोजीशन की बात करेगा। ये तीनों काम जो है वर्ब वाक्य के अंदर कर सकता है। और वर्ब अगर वाक्य में एक ही है तो अपने आप में क्या होती है, मेन वर्ब ही कहलाती है। ठीक, तो इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो कम से कम हमें कितने तत्वों की आवश्यकता होती है, 2 की, सब्जेक्ट और वर्ब। इन दोनों का तो होना अति आवश्यक है। इनमें से एक भी अगर गायब हो गया तो हम अंग्रेजी का सेंटेंस बना ही नहीं सकते। मिनिमम रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट और वर्ब की। दोनों क्लियर हैं? चलिए आगे के तत्वों की बात भी कर लेते हैं।